अब फाइनली मैंने आना था ये स्लेवरी वाले पॉइंट पे। अच्छा, स्लेवरी वाले पॉइंट पे मैंने आपसे एक बहुत जबरदस्त चीज शेयर करनी है। ये मैं पूरी पढ़ तो नहीं सकूंगा क्योंकि ये काफी लंबी है, लेकिन ये अपने आप अपने ऑडियंस के लिए आप शेयर कर दें। जिसको इंटरेस्ट हो वो ये जाके डिटेल में तफसील से ये पढ़ सकता है। अच्छा, ये क्या है? ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड जिनेवा कन्वेंशन। ठीक है, इसके अंदर मैं मेन पॉइंट्स जो कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको वॉर क्राइम्स के लिए तो ट्राई किया जा सकता है, लेकिन उनको पार्टिसिपेशन इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ये उनका एक कसूर नहीं तस्वुर किया जाता। यानी कि दो फौजियां अगर लड़ती हैं तो उनका सिर्फ, यानी कि अगर कोई कैप्चर हो गया एक साइड, इस बात पे उनको सजा नहीं देनी कि भाई तुमने हमारे खिलाफ क्यों लड़े हाँ हो, जंग क्यों लड़ी, वो तो अपनी वो तो क्योंकि अपने हुक्म फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह तुम बिल्कुल। अपने हुक्म फॉलो कर रहे पार्टिसिपेशन इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम। क्राइम वो है कि जो आप जंग के दौरान कोई जो वॉर क्राइम्स जो हो। हुए हुए जैसे हैं, लौंडी बना देना, किसी का रेप कर देना, किसी के हाथ पांव एग्जैक्टली काट देना, दैट विल बी एग्जैक्टली कंसिडर्ड। एग्जैक्टली। अब मेरा इस बात करने का मकसद ये है, इसके अंदर मैं एक मिसाल कोट करूंगा कि जो बनु कुरैजा वाला जो इंसिडेंट है उसके अंदर आप ये तो कह सकते हैं कि जी उन्होंने कंस्पायर किया अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ठीक है, लेकिन जो आपने उसके बाद में सलूक किया ना, आपकी जंग खत्म हो गई भी थी। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि ये सारे असूल कवायद जवाबित जो है ना, ये जंग का फैसला होने के बाद के हैं। मसला ये है कि जंग के दौरान तो इस्लाम के अंदर भी या इस्लामी जंगें जो थी उनके दौरान भी कत्लो गारती होती थी। तो ये जो ये पीकाचू ने आर्गुमेंट दिया ना न्यूक्स वाला, ये बिल्कुल भोंडा आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्स इस्तेमाल होते हैं, अगर होते हैं तो वो जंग के दौरान होते हैं। जंग का फैसला होने के बाद नहीं होता। प्रिजनर्स ऑफ वॉर को नियुक्त नहीं किया जाता ह्यूमन राइट्स के मुताबिक। तो ये जो स्लेव्स बनाते थे, ये जो स्लेव्स बनाते थे, ये जंग का फैसला होने के बाद बनते थे। लौंडियां जो बनती थी, जंग आप जीत गए उसके बाद हो रही है, उसके बाद। जबकि ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, जिसको हम अच्छा समझते हैं, बेहतर, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया के मोस्टली लोग इसको बेहतर ही समझते होंगे कि जंग का फैसला हो गया, ठीक है, दो आर्म्ड लोगों में, दो आर्म पावर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जंग का फैसला हो गया। अब हम उनको, इसमें लिखा हुआ है कि विमेन एंड चिल्ड्रन विल बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, और सारा कुछ उनके जो भी राइट्स हैं। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको आप बेशक लिंक में इसका वो लिंक। हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जंग के दौरान कत्लो गारत होती है, वो मुसलमान भी करते थे और वो आज भी होती है। उस पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारा। हमारा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जंग का फैसला होने के बाद जब एक एक पावर दूसरी पे गालिब आ जाए, उसके बाद आप क्या सलूक करते हैं। वो है कंपैरिजन बिटवीन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन इस्लाम, जिनको आप लॉन्डी और गुलाम बनाते हैं, और दूसरा ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो कंपैरिजन है वो ये है कि आप उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं, उनके साथ आप कोई ज्यादती नहीं कर सकते, उनकी प्रोविजन भी आप सारी प्रोवाइड करेंगे और उनको वापस करेंगे जो जो हारी भी पावर है। तो असल इशू ये है कि ये जो इसने कहा था ना कि जी न्यूक्स सब मार देना, ये वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो बंदे मार जाते हैं, तो भाई जितनी टेक्नोलॉजी उस वक्त थी उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन से लोग मरते थे और सारा कुछ होता था जंग के दौरान। असल इशू है जंग के बाद आपकी क्या सोच है, और उस सोच में एक तरफ ये है कि गुलाम और लौंडियां, और दूसरी तरफ ये है कि भाई रिस्पेक्ट, डिग्निटी, और यू कैन नॉट बी ट्राइड फॉर पार्टिसिपेशन। आपको जंग लड़ने में पार्टिसिपेट करने की सजा नहीं दी जा सकती। जो के हिटलर की जितनी फोर्सेस थी, उनका पहला आर्गुमेंट ये था, इसलिए बहुत जो फुट सोल्जर्स थे उनको माफ कर दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। बिल्कुल उन्होंने कहा भाई वी वर ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स। बिल्कुल बिल्कुल भाई हम तो अपने मुल्क के लिए, हमें जो बताया गया हम तो उसके लिए लड़ रहे थे। अब ये फौजी जो होते हैं, जो पाकिस्तान के जो फौज हैं, वो अमेरिका, वो इंडिया के लिए तो वो दुश्मन है, बिल्कुल, बट दे जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। और उधर के भी जो जवान है, दे जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ देयर कंट्री। आप उनके साथ उस तरह, ये जो अभिनंदन को जो शेम करते हैं, ही वाज जस्ट अ सोल्जर, बिल्कुल। वो तो एक सोल्जर था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये आर्मीज, मुख्तलिफ आर्मीज के अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की। वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट या जंग के दौरान तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन वो दूसरे जो सोल्जर होता है, ये मैंने सोल्जर से ही बात सुनी हुई है कि वो दूसरे सोल्जर को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो भी समझता है कि वो he is going from the same process, yeah. एग्जैक्टली तो ये जितने इसने पीकाचू ने आर्गुमेंट्स जो दिए हैं ना, ये असल में
ये नाइव या फिर जो लोग इसको बात को ज्यादा डेप्थ में सोचने की कोशिश नहीं ना करते, उनके लिए तो ये अपीलिंग हो सकती है कि बातें कि भाई तुम्हारा भी तो ये है, तुम्हारा ये व्हाट अबाउटिज्म है। लेकिन आप अगर इसको थॉरली सोचें तो ये इवन व्हाट अबाउटिज्म पे भी ये आर्गुमेंट्स फिट नहीं बैठते। तो ये मैंने कुछ बातें करनी थी। जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं आपके लिए, हिटलर ने एंड में, बड़ी मशहूर है इसके ऊपर मेरे ख्याल काफी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, इसको कहते हैं हिटलर्स चिल्ड्रन। हिटलर ने अपने एंड में क्योंकि फौजें खत्म हो गई थी बर्लिन में, तो उन्होंने अपने बच्चों की एक फौज खड़ी की हुई थी और बच्चों से लड़ाइयां करवाई। बच्चों को क्या पता कि किस बात पे लड़ रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे, जो उनको बताया जाएगा। यानी हम जवान उम्र में, आई एम 37 ईयर ओल्ड, और ये हम देखते हैं 60 साल के लोग जो हैं जज्बा हुब्बुल वतनी में पागल होके बड़ी बड़ी गंदी हरकतें कर जाते हैं नेशनलिज्म में आके। तो 14 साल का बच्चा क्यों नहीं करेगा, जिसको आपने, जो पैदा ही एक ऐसे माहौल में हुआ है। हिटलर आया 1933 में पावर में, 45 में खत्म हुआ, तो ये कितने 12 साल हो गए। तो 12 सालों में जो बच्चा 14 साल का है वो पैदा ही इस माहौल में हुआ है। तो उससे जंग लड़ाई। ह्यूमन राइट्स जो है, ये जिनीवा कन्वेंशन जो है, इट मेक्स श्योर कि आपकी मिनिमम एज में 16 साल होनी चाहिए एटलीस्ट। हालांकि वो भी मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फुट सोल्जर होते ही ऐसे हैं, उनको रखा होता है कि हमें कैनन फॉडर के लिए कि भाई लड़ो, सबसे आगे तुम होगे, तुम मरोगे, ठीक है, जितना छोटा बच्चा होगा उतना उसके कम एहसास होंगे। तो एनीवे, तो ये वेरी गुड पॉइंट है जॉर्ज ऑरवेल। अच्छा जी, चलें। इसमें एक चीज बस मेरे ख्याल से थोड़ी सी करेक्शन कर दें कि सारे जो, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने भी वर्ल्ड वॉर 2 पे काफी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखी हैं, वो बेसिकली उनको फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता बच्चों को, वो बच्चे खुद उस माहौल के अंदर इतने ब्रेन वॉश हो चुके हुए थे, दे वर विलिंग, हाँ, कि बच्चे भी विलिंग, दे वर विलिंग। नहीं, हाउ कैन यू से कि फोर्सफुली नहीं है? तो वही हिजाब वाला आर्गुमेंट होगा ना, कि क्या अगर कोई औरत कहती है मैं अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही हूँ, इज शी रियली, उसकी अपनी मर्जी है? क्योंकि मर्जी के लिए तो यू हैव टू बी लिविंग इन अ फ्री सोसाइटी, यू शुड बी मेड अवेयर। आपको दोनों तरफ का आर्गुमेंट पता होना चाहिए कि हिजाब पहनने से क्या नहीं होगा, ना पहनने से क्या नहीं होगा। जब आपको ब्रेन वॉश करके एक सर्टेन पॉइंट से बताया जाएगा, तो देन इट्स नॉट रियली योर चॉइस। उसी तरह बच्चों की भी इट्स नॉट रियली अ चॉइस। अगर उनको बताया ही जा रहा है कि आप लड़ोगे, ये अच्छा है, वगैरह वगैरह, सो इट्स नॉट रियली अ फ्री चॉइस। अमेरिका की दिखाया जाता है कि जितने भी फौजी जंग में जाते हैं, जो इनलिस्ट करते हैं अपने आप को, एक तो जबरदस्ती भी होता है ना, जो कि एक फोर्स्ड इनलिस्टमेंट जो होती है, जो वियतनाम में हुई और बाद में भी हुई, नहीं पहले भी हुई, बाद में तो नहीं हुई मेरा ख्याल वियतनाम के बाद से। लेकिन क्योंकि जब उनके फौजी कम हो जाते हैं तो दे स्टार्ट ड्राफ्टिंग नॉर्मल लोगों को। तो उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से, हमने वी वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, यू नो, द वाइट सेवियर जो होता है, तो पीपल हैव दैट, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसमें भी प्रोपेगेंडा इज इन्वॉल्व, लेकिन उनको कोई बंदूक से नहीं कह रहा कि भाई जाओ जाके करो। एनीवे, दैट्स द पॉइंट। चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, फोर्स्ड इनलिस्टमेंट इज कॉल्ड कंस्क्रिप्शन, दैट्स करेक्ट, कंस्क्रिप्शन इज द राइट वर्ड। फोर्स्ड इनलिस्टमेंट जो होती है वो उसको कंस्क्रिप्शन कहते हैं, और ये अमेरिका में बहुत हुआ है। ये ऑब्वियसली इट हैपेंड आफ्टर द वियतनाम वॉर, जिसकी कंस्क्रिप्शन की सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी मोहम्मद अली है, बॉक्सर कैशियस क्ले, लेटर ऑन नोन एज मोहम्मद अली, जिन्होंने कहा मैंने वियतनाम में नहीं जाके लड़ना। उन्होंने कहा कि मैं क्यों वियतनामियों से जाके लड़ूं जिन्होंने मुझे आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। बंदा पूछे आप मुसलमान हो गए हैं, तो हजरत मोहम्मद जब आपको गजवे के लिए बुलाते थे तब उन्होंने आपको कौन सी तकलीफ पहुंचाई होती थी? यमन के लोगों ने आपको कौन सी तकलीफ पहुंचाई थी? तो ऐसे ही बस लोगों को पता नहीं होता। खैर, आई लाइक काशिश क्ले। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।